काम शुरू कर रहे हैं? इस प्रदेश को जाति के आधार के ऊपर बांट लिया जाए। इनके फोटो हटा देंगे, एक जाति विशेष के लोग इसका विरोध करेंगे, दूसरे लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इनकी मंशा है, ये हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के बेचारे बन के आए थे। ये कह रहे थे कि हमें तो घर से निकाल दिया, और उसके साथ साथ वायदे करते थे, कहते थे 5100 रुपये पेंशन कर देंगे, पढ़े लिखे हर नौजवान को रोजगार दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे 11,000 रुपये। इस तरह के वायदे करते थे और वायदे करके वोट मांगते थे, और ये कहते थे कि ये भाजपा जो है ये तो इसके हाथ तो खून से रंगे हुए हैं। उस वक्त इस बात का जिक्र करते थे वो लोग जो कृषि के 3 काले कानूनों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो कह रहे थे हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, हम केवल किसान के साथ हैं। आज उनके बेचारे बेनकाब हो गए कि नहीं हो गए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल किसान के नाम के ऊपर अपना राजनीतिक दांव लगाना चाहते थे। ये पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोग उनका दिवालिया निकाल देंगे। लोगों ने भी एक फैसला कर रखा है कि इस तरह के जो नेता है इनका जरूर बंदोबस्त किया जाए। हैरानी की बात है कि कांग्रेस के 30 एमएलए थे जो ये कहते हैं कि हम तो किसान के हितैषी हैं, और सरकार जब कोई इस तरह का निर्णय ले तो विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसका विरोध करे। लेकिन वो चौथा कानून जब बना तो कांग्रेस के किसी एक विधायक ने भी उसका विरोध नहीं किया। अगर विरोध किया होता तो फिर 100% आप लोगों को अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी होती कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कोई कृषि का चौथा कानून भी बना दिया गया, जो इन 3 काले कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको जानकारी है उस चौथे कानून की? क्या किसी एक को भी जानकारी नहीं है। मैंने अनेक जगह लोगों से पूछा है कि कोई एक नया कानून हमारे प्रदेश में बना है, क्या आप उसके बारे में जानते हो? सबने कहा कि कोई जानकारी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है कि जब वो कानून बन रहा था, जब वो बिल लेकर के आए थे, तो जिस अपोजिशन की जिम्मेवारी बनती थी उसका विरोध करना, उसने विरोध करने की बजाय चुप्पी साध ली। और चुप्पी साधने का भी एक कारण था। वो कानून जो बनाया गया है वो 2012 में कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, लेकिन कांग्रेस 2012 में इसलिए उस कानून को, उस बिल को लागू नहीं करवा सकी क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विपक्ष के नेता थे। उन्होंने पटल पे रखा था और हमने उसका डट करके विरोध किया था, इसलिए सरकार उसको लागू नहीं करवा सकी। जब बीजेपी वाले इसको बिल को लेकर के आए तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस की तरफ इशारा करके कहा कि जो कानून आप नहीं बना सके थे, हम वो कानून बनाने जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लोग उसका विरोध नहीं कर रहे थे। उस कानून को लागू होने के बाद मान के चलो किसान के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, और खास करके जो शहरों के साथ लगते हुए गांव की जमीन है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, उस जमीन को आने वाले समय में डिप्टी कमिश्नर जो है, जो सर्कल रेट उन्होंने तय किया, उस सर्कल रेट के हिसाब से 48 घंटे में उस जमीन को एक्वायर कर लेगा। आज भट्टू के साथ लगती हुई जमीन जिसकी कीमत करोड़ रुपए एकड़ होगी, अगर सर्कल रेट यहाँ पे 20 लाख रुपए होगा, तो पहले तो ये होता था किसी किसान की जमीन को अगर सरकार एक्वायर करती थी तो पहले नोटिस देती थी, और उस नोटिस के बाद भी उस जमीन के अंदर जो साझेदार हुआ करते थे, जिनके खाते साझे थे, उसमें 70% लोगों की सहमति होती थी। वो 70% लोग जब सहमति देते थे उसके बाद ही सरकार उस जमीन को एक्वायर कर सकती थी, अदरवाइज वो जमीन एक्वायर नहीं होती थी। उसके बावजूद भी सरकार अगर एक्वायर करती तो उसके पास उस जमीन को बचाने के लिए कोर्ट का रास्ता उसके पास होता था। वो कोर्ट में जा सकता था, कोर्ट में जाकर के अपनी जमीन को बचाने के लिए गुहार लगा सकता था। लेकिन ये जो बिल पास हुआ है पीछे,
इसमें तो यह भी तय कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी जमीन सरकार एक्वायर करेगी वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकेगा, उसको डीसी सर्कल के हिसाब से, सर्कल रेट के हिसाब से पैसा लेना पड़ेगा। और उसमें भी ये रख दिया कि 48 घंटे के अंदर नोटिस देने के बाद 48 घंटे में उस खेत में क्या सामान है किसान अपना सामान बाहर निकाल ले। अगर किसी के ट्यूबवेल लगा है, अगर किसी का खेत में मकान है, किसी के पशु है, किसी का ट्रैक्टर है, किसी का कोई और सामान उस खेत में पड़ा है, अगर वो 48 घंटे में बाहर निकाल लेगा तो ठीक है, नहीं निकाल लेगा तो सरकार उस सामान को, संपत्ति को भी अपने कब्जे में ले लेगी, उसका भी मालिकाना सरकार उसका खत्म कर देगी, उसका कोई एक पैसा नहीं देगी। ये सबसे घातक चीज जो है इस पिछले सेशन में, मेरे जो ये पिछला उससे पिछले सेशन के अंदर इस तरह का कानून सरकार ने बनाया है। हमें आने वाले समय के अंदर लोगों में इस बात को लेकर के जागृति पैदा करनी पड़ेगी। अपने अपने गांव में लोगों के बीच में इस बात को प्रचारित करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि सरकार के खिलाफ हमें फिर से लामबंद होकर के अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए इस लड़ाई को भी लड़ना पड़ेगा। और ये भट्टू का इलाका जो है ये तो चौधरी देवीलाल का पैतृक है। सन 1977 में चौधरी देवीलाल आपके यहां से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद जब आपने उनको विधानसभा में भेजा तो फिर मुख्यमंत्री बनके उन्होंने आपके इस इलाके के अंदर जो दिक्कतें थी, कठिनाइयां थी, उनको दूर करने का काम किया। उनका तो विशेष लगाव रहा और भट्टू हल्के के लोगों ने भी हमेशा चौधरी साहब को बहुत सम्मान दिया। केवल इस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं ऊक चूक होगी, आपसे भी होगी कि नहीं होगी थी कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान इस भारतीय जनता पार्टी ने 32 नौजवानों को कत्लेआम किया। हम उन 32 नौजवानों का जो जहां इन्होंने मरवाने का काम किया, अगर हम सत्ता में होंगे तो उसकी इंक्वायरी कराएंगे, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। इस तरह के भाषण होते थे उनके। लेकिन जब 10-11 जीत गए तो कैसे सरकार में दाव लगे, इसके लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को भी गिरवी रख दिया और भाजपा की गोद में बैठ गए। बैठ गए कि नहीं बैठे? और गोद में नहीं बैठे, दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए। आज तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आम आदमी से पूछ के देखो, वही कहेगा कि हरियाणा को लूट के खा गए जेजेपी वाले। खा गए कि नहीं खा गए? अभी भी खान लाग रहे। जहां प्रदेश को लूट लिया वहीं नौजवान के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। इन्होंने कहा था नौजवान को रोजगार जिसको नहीं मिलेगा हम उसको 11,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। भत्ता तो बहुत दूर की बात है, जो सर्वे होते हैं कि कहां किस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी बेरोजगारी है, हरियाणा नंबर 1 पे आता है। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर किसी प्रदेश में है तो हरियाणा प्रदेश में है। अब इन्होंने पीछे 75% का नाम दिया कि हम कानून बनाने जा रहे हैं, और वो कानून भी 15 जनवरी से लागू हुआ था। आपके समझने की जरूरत है। अब तक जितनी इंडस्ट्री चल रही है, अब तक जितने प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई ऑफिसेज है, उनमें किसी बच्चे को रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें पहले से लगे हुए। नई कोई इंडस्ट्री लगेगी नहीं प्रदेश में। इसलिए नहीं लगेगी कि यहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यहां तो लुटेरों का गिरोह है। आज आप तहसील में जाते हो किसी काम के लिए तो पहले पैसे मांगते हैं, अगर पटवारी से फर्द भी मांगो तो भी पैसे देने पड़ते हैं। तहसील में किसी रजिस्ट्री के लिए जाओ तो पैसे देने पड़ते हैं। बीडीओ के दफ्तर में पंचायत की तरफ से कोई ग्रांट लेने जाओ तो उसके एवज में भी कहते हैं 10% दे, 12 दे, 15 दे, फिर काम होगा। हर चीज में पैसे मांगे जाते हैं।
आज बहुत से ऐसे राज्य हैं जो राज्य इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला करके ये कहते हैं कि हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको सारी सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, हम आपको पूरी बिजली देंगे, कानून व्यवस्था की गारंटी देंगे, हम आपको रोड बना करके देंगे, कोई किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं होगी, आपको आकर के कोई भी सरकारी अधिकारी परेशान नहीं करेगा। तो इंडस्ट्री वाला वहां जाएगा, हरियाणा में आएगा, वो तो वहीं जाएगा, नया कुछ लगना नहीं, तो फिर नौकरी कहां से मिलेगी? और वो भी ऐसा आधा अधूरा कानून बनाया जो हाईकोर्ट में स्टे हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि विपक्ष वाले जो है इस कानून को लागू नहीं होने देना चाहते। आपको हैरानी होगी सुनकर के, इस एक्ट के खिलाफ कोर्ट में जो इंडस्ट्रियलिस्ट गया वो भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसका जो वकील था वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का रहा। उसने आकर के उस इंडस्ट्रियलिस्ट की पैरवी करी और उसने कोर्ट के अंदर दलीलें दी, बताया कि ये कानून किस लिए इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए घातक है। उसकी बात को सुनकर के कोर्ट ने फैसला दिया। खुद कानून बनाते हैं, खुद ही उसके खिलाफ अपने लोगों को खड़ा करते हैं, खुद ही उस पर स्टे कराते हैं, आरोप विपक्ष पे लगाते हैं। अगर विपक्ष तो होता है तो फिर मान के चलो उस कानून में कोई खामियां नहीं रहती, फिर तो कानून बनाते दफा विपक्ष पूछ लेता। विपक्ष तो हुड्डा है जो भारतीय जनता पार्टी की जेब में है कि नहीं है?